हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने आया हूं हिमांशु अग्रवाल रैंक प्लस से और आपको बताऊंगा एक एक कर रोज कौन सा करियर हमें ऑप्ट करना चाहिए 10th के बाद या फिर 12th के बाद। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी 2024 में 10th का बोर्ड्स दिया है और उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी 12th का बोर्ड दिया है। मेडिकल एज अ करियर, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेडिकल एज अ करियर वाई, हमें क्यों सेलेक्ट करना है इसको करियर की तरह। नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज अ नोबेल प्रोफेशन। ये एक नोबेल प्रोफेशन है। क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर लोगों की लाइफ बचाते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। ये तो आप सब कोविड में समझ ही गए होंगे कि आफ्टर गॉड डॉक्टर्स आर कंसिडर्ड द लाइफ सेवर्स, राइट। तो मेडिकल करियर की तरह ऑप्ट करने का सही समय है अभी, जिन बच्चों ने 10th बोर्ड्स पास किया है। अभी यू पीपल आर वेटिंग फॉर योर बोर्ड रिजल्ट्स। इतने में आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे 11th में कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो आगे क्या क्या करना पड़ेगा, और मैं अर्न करना कब से स्टार्ट करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे। चूज अ करियर बेस्ड ऑन योर डिजायर एंड पर्सनालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम मेडिकल को ऑप्ट तो करें, लेकिन हमारी पर्सनालिटी और हमारा डिजायर हमारे करियर पर सूट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को सिर दर्द है, पेट दर्द है, चोट लगी है, वूंड है, और हम उसको हेल्प ही नहीं कर पा रहे हैं, हमारी नेचर ही नहीं है, हॉस्पिटैलिटी नहीं है हमारे अंदर, तो फिर डॉक्टर बनना बेकार है। डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहला ट्रेड जो हमारी पर्सनैलिटी में होना चाहिए, दैट इज हॉस्पिटैलिटी। दूसरी जो चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए काइंडनेस, और तीसरा होना चाहिए फीलिंग टू हेल्प एंड क्योर अदर्स। अगर ये सारे ट्रेट्स, ये सारे फैक्टर्स हमारे नेचर में हैं, देन ओनली वी शुड ऑप्ट मेडिकल एज अ करियर, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब है व्हाट स्टिमुलेटेड टू सेलेक्ट दिस एज अ करियर। भाई ऐसा नहीं है ना कि अच्छा, एक और चीज जो देखने को मिली है वो ये मिली है कि बच्चे 11th में मैथ्स छोड़ के बायो लेते हैं क्योंकि उनको लगता है मैथ्स डिफिकल्ट है, इसलिए हम बायोलॉजी ले लेते हैं। डू नॉट डू दिस, ये हमें नहीं करना है। हमें बायोलॉजी तभी लेनी है जब हमें मेडिकल या उससे रिलेटेड बाकी फील्ड्स में एक्सेल करना है, क्योंकि हमारी विश है हमें डॉक्टर बनना है। मेरा एक फ्रेंड है, वो एक रिनोन डॉक्टर है, और उसको डॉक्टर बनाया एक छोटे से इंसिडेंस ने। वो अपने पापा के साथ किसी की शादी में गया था, वहाँ पर उसके अंकल को हार्ट अटैक आया, है ना, और उस भीड़ में से एक लड़का भागकर आया, उसे माउथ टू माउथ वेंटिलेशन की प्रोसीजर पता थी, एंड ही सेव्ड हिज अंकल। तब उसने सोचा कि मुझे भी डॉक्टर बनके दूसरों की सेवा करनी है, दूसरों को क्योर करना है। तो उस एक पर्टिकुलर इवेंट ने उसको डॉक्टर बनने के लिए स्टिमुलेट किया, प्रमोट किया। सो देयर शुड बी अ रीजन व्हाई यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर। ऐसे ही नहीं कि मेरे दोस्त डॉक्टर बनना चाहते हैं तो मैं भी डॉक्टर बन जाता हूं, मेरे दोस्त इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मैं इंजीनियर बन जाता हूं। नो, अ बिग नो। सो यू शुड have a reason to become a doctor. Next is when to decide. आपको कब डिसाइड करना है? Just after 10th boards. बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपको डिसाइड कर लेना है। वैसे आजकल तो कंपटीशन का इतना ज़्यादा क्रेज हो गया है कि बहुत लोग 6-7 से ही एक इंक्लिनेशन आ जाते हैं, बट इन 6th and 7th स्टैंडर्ड यू आर टू यंग, है ना। अपने आप को थोड़ा मैच्योरिटी लेवल पर लेकर आओ, बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से पढ़ो, 10th तक की अपनी मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ो, और 10th बोर्ड जब दे दो
और उसके रिजल्ट आने में 1 महीना 1.5 मंथ्स होते हैं, उस टाइम पर डिसाइड व्हाट करियर यू वांट टू ऑप्ट फॉर, राइट। नाउ व्हाट सब्जेक्ट्स टू ऑप्ट इन ग्रेड 11th। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। नंबर 1 विल बी फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 बायोलॉजी, नंबर 4 English. These are the 4 compulsory subjects which you have to take if you want to become a doctor, and these subjects you have to select for class 11, right? Number 5, मैं तो सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि 5th सब्जेक्ट में आप PE लीजिए। PE स्टैंड फॉर फिजिकल एजुकेशन। इसके अलावा अगर आप मैथ्स ले सकते हो तो आपको मैथमेटिक्स लेने चाहिए, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ प्लान बी। अगर मेडिकल में किसी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है तो मैथ्स अगर 12th तक रहती है तो आपको फायदा ही होगा। और यू कैन ऑप्ट फॉर कंप्यूटर्स, यू कैन ऑप्ट फॉर हिंदी, you can opt for psychology. There are lot many subjects. इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, बट मैं PE इसलिए सजेस्ट करता हूं क्योंकि इट सेव्स टाइम। कम टाइम में PE को पढ़कर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो और आप 11th और 12th के टाइम पर आप इन तीनों सब्जेक्ट को ज़्यादा स्टडी आवर्स डिवोट कर सकते हैं, राइट। नाउ फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? The first step is preparation for NEET exam during 11th and 12th। सपोज आप 2024 में 10th का बोर्ड में अपीयर हुए हैं, इसी साल आप 11th करेंगे, फिर 12th करेंगे। 12th के बोर्ड एग्जाम्स होंगे फरवरी मार्च 2026 में। उसी साल मई के फर्स्ट संडे को आपका नीट यूजी एग्जाम होगा। दिस एग्जाम इज नोन एज नीट यूजी, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर यूजी अंडर ग्रेजुएट। और यूजी में क्या होता है? यूजी में आपको मिलता है MBBS और यू कैन गो फॉर BDS। MBBS is Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery. BDS is Bachelors of Dental Surgery, and you can also opt for BAMS Ayurveda, then BHMS or BUMS. So today we are going to talk in details about the MBBS. MBBS is Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. It is a undergrad degree, undergraduation degree for becoming a doctor. तो ये आप 11th-12th के साथ मैं आपको तैयारी करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो नीट यूजी का करिकुलम है, जो उसका सिलेबस है, वो 11th and 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिलेबस होता है। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन ड्यूरिंग माई 11th स्टैंडर्ड एंड आई वॉज एबल टू क्रैक इट अलॉन्ग विद माई 12th स्टैंडर्ड। तो 2 साल की पढ़ाई है, आसानी से हो जाती है, आपके पास टाइम बहुत होता है, बस एग्जाम का नेचर डिफरेंट है। क्या नेचर डिफरेंट है? बोर्ड एग्जामिनेशंस में यू हैव टू राइट लॉन्ग आंसर्स ऑल्सो, लेकिन नीट में आपको MCQs आते हैं, टिक मार्क, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
तो द अप्रोच इज डिफरेंट, द करिकुलम रिमेन्स द सेम। सो कंटेंट एंड करिकुलम के बारे में मैंने आपको बताया। इसका जो कंटेंट और करिकुलम है दैट इज सिलेबस ऑफ ग्रेड 11th and 12th, basically the books which are recommended by CBSE, the NCERT, 11th and 12th, right? So this is the syllabus, and of which subjects? Of 3 subjects, that is physics, chemistry and biology। ठीक है, बस पेपर का नेचर डिफरेंट है, करिकुलम रिमेन्स दी सेम। आपको 2 साल मिल जाते हैं 11th और 12th, और आप फ्रेशर्स कहलाते हो। और अगर आप 12th के साथ नीट यूजी निकाल लेते हो सो इट इज अ प्राउडफुल मोमेंट, यू नो। और आपको बोला जाता है यू हैव क्लियर द नीट इन द 0 अटेम्प्ट। 12th के साथ आप उसको क्लियर कर रहे हो। देन एमबीबीएस की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, दैट इज बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन? इसकी जो ड्यूरेशन होती है दैट इज 4.5 years। दिस इज स्टडी, मतलब आप लोगों की क्लासेस चलेंगी, प्लस एन इंटर्नशिप, प्लस 1 year, and this 1 year you have to undergo an internship। इंटर्नशिप का मतलब होता है आपका प्रैक्टिकल, आपको पेशेंट देखना आप शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो 4.5 years हैं, ये अगर आप जनवरी फरवरी ऐसे काउंट करोगे तो ये 4.5 years होते हैं। लेकिन ये 4.5 years एक्चुअली हम ईयर्स के उस हिसाब से गिनते हैं। लेकिन ये जो करिकुलम होता है इसमें, जैसे हम कहते हैं ना बीएससी पार्ट 1 या फर्स्ट ईयर, तो इसमें 3 होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ऐसे इसके 3 डिविजन्स होते हैं। पहला साल 1 साल का होता है, फिर दूसरा 1.5 years का होता है, जो थर्ड होता है वो लगभग 2 years का होता है, और इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जनरली आप जब 12th क्लियर करते हैं उस साल आप 17 years के होते हैं। 17 साल की एज में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 18, 19, 20, 21, 22, 22.5, 22.5 साल में आप इंटर्नशिप करके डॉक्टर की डिग्री के साथ आप एक डॉक्टर बन जाते हैं। जल्दी बोलिए, दिस इज वेरी इनोवेटिव। 5.5 साल में आपके पास डॉक्टर की डिग्री होती है। नाउ माई क्वेश्चन इज व्हाट आफ्टर एमबीबीएस? बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो पढ़ना पड़ता है। ठीक है, पढ़ना किस में नहीं पड़ता। अगर आप एमबीबीएस नहीं करेंगे, 12th के बाद आप बीएससी करेंगे, फिर 2 साल की एमएससी करेंगे, तो बीएससी और एमएससी मिलाकर भी कितना होता है? 5 years। और उसके बाद भी अर्निंग की, कमाने की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर 4.5 साल पूरे करते ही ये जो आपकी इंटर्नशिप होती है, दिस इज पेड इंटर्नशिप, पेड, और इसमें द अर्निंग स्टार्ट्स। इसमें आप पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। और कितना पैसा कमाना शुरू कर देते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। व्हाट आफ्टर एमबीबीएस? तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू राइट हियर अर्निंग्स। जो आपकी पहली अर्निंग है, द फर्स्ट अर्निंग, इट स्टार्ट्स
during the internship. And this internship is during MBBS. अब क्वेश्चन आता है कि MBBS के टाइम पर ये अर्निंग कितनी होती है. नाउ इट डिपेंड्स फ्रॉम मेडिकल कॉलेज टू मेडिकल कॉलेज. जैसे अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट की बात करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इंटर्नशिप बच्चों को 30,000 तक का मिलना शुरू हो गया है. वहीं पर आप डिफरेंट स्टेट्स की बात करते हैं तो वहां पर इंटर्नशिप किसी में 20,000, 21,000, एम्स में भी 30,000 के अप्रॉक्सीमेटली मिलती है. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ESIC के कॉलेजेस हैं, वहाँ पर इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा मिलती है. स्टेट्स में कहीं पर 18,000 मिलती है, कहीं पर 14,000 मिलती है, और ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज पर. तो हम यहाँ पर 12,000 से 30,000 की इंटर्नशिप मानकर चलते हैं. नाउ इफ़ यू गो टू साउथ इंडियन कॉलेजेस, वहाँ पर इंटर्नशिप कम है, 12,000 है, कहीं पर 15,000 है, कहीं पर 14,000 है. तो लेकिन आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है 4.5 साल के बाद ही. मतलब 17 में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो 21.5 पर यू स्टार्ट अर्निंग स्टार्ट हो गई. नाउ आपको घर से पैसा मंगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप हॉस्पिटल के ही हॉस्टल में रहते हो, कॉलेज में ही रह रहे हो, और अर्निंग आपकी स्टार्ट हो गई है. अब MBBS के बाद अब आपने क्या कर लिया, अब आपके पास ऑप्शंस आते हैं. क्या ऑप्शन आते हैं? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हम डॉक्टर बन गए, हमारी अर्निंग स्टार्ट हो गई, वी आर हैप्पी एंड वी आर सेटिस्फाइड. तो उस केस में आप क्या करेंगे? MBBS करने के बाद, आफ्टर MBBS यू हैव 2 ऑप्शंस. या तो आप करेंगे मेडिकल ऑफिसर बन जाएंगे, MO. ये बहुत सारे स्टेट्स में मेरिट के बेसिस पर भी होता है, नहीं तो इसमें एक छोटा सा पेपर होता है, वो जनरली लोग क्लियर कर लेते हैं. एंड इट डिपेंड्स अपॉन वैकेंसी. आपको पता है बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में बॉन्ड भी होता है, तो MBBS के बाद मेडिकल ऑफिसर की जॉब करना ज़रूरी होता है. कहीं पर 1 साल का बॉन्ड होता है, कहीं पर 2 साल का बॉन्ड होता है. अब मेडिकल ऑफिसर की इनकम कितनी होती है, सैलरी कितनी होती है, तो यहाँ पर इट डिपेंड्स अगेन फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. एम्स में 1 लाख तक मिलती है, वहीं पर साउथ में जाएंगे तो 50-55 तक मिलती है. तो यहाँ पर जो सैलरी है दैट रेंजेस फ्रॉम 60,000, कुछ कॉलेजेस में 70,000 टू 1 लाख पर मंथ. यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट पर मंथ सैलरी. समझ में आया? अच्छा, अगर आपको मेडिकल ऑफिसर नहीं बनना, भाई ये MBBS के बाद ये पहला जो ऑप्शन है, दिस इज द ऑप्शन ऑफ जॉब. हमें मेडिकल ऑफिसर नहीं बनना, हमें गवर्नमेंट में हमारा नंबर नहीं आया है, तो यू कैन बिकम अ JR. व्हाट इज JR? JR का मतलब होता है जूनियर रेसिडेंट. आप देखते होंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते होंगे, जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, जूनियर रेजिडेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल में रहते हैं. कोई भी इमरजेंसी आती है, केस आता है, उसको पहले जूनियर डॉक्टर देखते हैं, फिर वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं. देन दैट रिपोर्ट इज सेंट टू दी सीनियर डॉक्टर्स और सर्जन्स, और फिर वो उस केस की स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले आपको जूनियर रेजिडेंट देखते हैं. अगेन इनकी जो सैलरी है इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स. भाई जूनियर रेजिडेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते हैं, कोई हॉस्पिटल छोटा है तो उसमें कम सैलरी होती है, कोई हॉस्पिटल बड़ा है. जैसे अभी कल मेरे एक स्टूडेंट से बात हुई, उसका कहना है कि सर मैं तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में हूँ. जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं ना इंडिया में, इफ़ वी टॉक अबाउट फोर्टिस, एस्कॉट्स, अपोलो हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, तो उसमें, और आपके सिटी का भी बड़ा हॉस्पिटल हो सकता है प्राइवेट, तो इसमें जो सैलरी रेंज होती है दैट इज अगेन 50,000 टू 1 लाख पर मंथ.
ऑल गुड। कुछ हॉस्पिटल्स तो इतने बड़े होते हैं कि दे विल पे यू आर्ली बेसिस पर, मतलब आर के हिसाब से। अगर आप भाई ऐसा है कुछ बच्चे जॉब ले लेते हैं और फिर इसमें आगे की पढ़ाई की तैयारी करते हैं, तो वो 4 घंटे हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो वो आर्ली बेसिस पर उनका वो अमाउंट बन जाता है कि भाई 1 घंटे में आप एक दिन में 4 घंटे आइए एंड वी विल पे यू 1000 रुपीज़ या 1500। तो आप 25 दिन आ रहे हो तो आपके लगभग 40,000 बन रहा है। तो दिस ऑल्सो हैपन्स एंड दिस यू हैव टू नेगोशिएट विद द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब ये तो हो गया जॉब ले लिया, लेकिन कुछ दूसरे बच्चे होते हैं जो कि थोड़े और बहुत अच्छे से करियर ओरिएंटेड होते हैं और वो अपनी लाइफ में स्पेशलाइजेशन चाहते हैं। क्या चाहते हैं? स्पेशलाइजेशन। तो उस स्पेशलाइजेशन के लिए वो क्या करते हैं? वो करते हैं नीट पीजी। पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। दिस इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। और इसको पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है? इसको पढ़ने के लिए टाइम लगता है लगभग 3 इयर्स। कहीं कहीं पर 2.5 इयर्स में भी होते हैं, बट जनरली इसमें 3 इयर्स लग जाते हैं। और नीट पीजी में आगे जाकर फिर 2 तरीके के डिग्रीज होती हैं। या तो आप बनते हैं एमडी या आप बनते हैं एमएस। What is MD? MD is Doctor of Medicine and MS is Master of Surgery। जो सर्जरीज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। 2 तरीके के डॉक्टर्स होते हैं, इनको हम फिजिशियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिशियंस। जैसे आपको बुखार होता है या कोई गड़बड़ियां हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर, जो केवल आपको देखकर दवाइयों से ट्रीट करते हैं, और ऑन दी अदर हैंड सर्जन्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें जब आप नीट पीजी कर रहे होते हो तब भी आपको सैलरी मिलती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक बार आपने एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप की, आपकी सैलरी स्टार्ट हो गई। तो ये नीट पीजी जो आप 3 साल की करते हैं, इसमें भी आपको सैलरी मिलती है, और इसको हम कहते हैं सैलरी, या अच्छे से अच्छे टर्म्स में वी कॉल इट एज स्टाइपेंड। क्या कहते हैं बच्चे? स्टाइपेंड। और यहाँ पर सैलरीज कितनी मिलती हैं? ये भी अगेन इट डिपेंड्स। इसमें जो ग्रेड होता है वो यही वाला होता है। तो इसमें भी जो सैलरी होती है वो होती है 50,000 टू 1 लाख पर मंथ। और इनको जो पीजी कर रहे होते हैं, इनको भी किस नोटेशन से हम बुलाते हैं? इनको हम जेआर कहते हैं, जूनियर रेसिडेंट्स। ये पढ़ाई भी करते हैं और फिर वो भी करते हैं। अब कुछ पढ़ाई तो डॉक्टर अब आप पूरे बन गए हैं, और इन कुछ फील्ड्स ऐसी होती है जो यहीं पर रुक जाती हैं। जैसे आपकी न्यूट्रिशनिस्ट, जो आपका, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पर एक न्यूट्रिशन वाली डॉक्टर होती हैं। तो या फिर ये डर्मेटोलॉजी, ठीक है, ये स्किन के जो डॉक्टर्स होते हैं, या फिर गायनेकोलॉजिस्ट। तो गायनेकोलॉजिस्ट ये भी हो सकती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट एमएस भी होते हैं। तो इनकी पढ़ाई तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके बाद कुछ और भी अगर करना चाहें तो आई एम गोइंग टू टेल यू स्टेप नंबर 3। एक चीज मैं लिख रहा हूं, आफ्टर एमडी और एमएस आपको क्या, अगर आप हॉस्पिटल्स में जॉब कर रहे हो, यू विल बी नोन एज एसआर। एसआर का मतलब होता है सीनियर रेसिडेंट। और सीनियर रेजिडेंट को कितनी तनख्वाह मिलती है? ये होती है 1 लाख टू 2 लाख पर मंथ।
बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप जाते हो, अपोलो है, फोर्टिस है, यहाँ पर इट डिपेंड्स, आपका जितना अच्छा आप उनको नेगोशिएट कर सकते हो वो उस तरीके से वो करते हैं। अब एमडी और एमएस करने के भी बाद जो आपका थर्ड स्टेप है उसको हम कहते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन। ये जो सुपर स्पेशलाइजेशन होता है, ये तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं इसको हम कहते हैं, इस डिग्री को हम बोलते हैं डीएम, डॉक्टरेट, नॉट डॉक्टर, डॉक्टरेट, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन में एमडी। ठीक है, तो ये सुपर स्पेशलाइजेशन जो कर लेता है उसकी सैलरी तो उसकी इंटेलिजेंस के बेसिस पर और भी बढ़ती जाती है। तो ये बात ध्यान रखना। हम इधर आए पीछे, हमने एमबीबीएस किया, 4.5 ईयर्स की क्लासेस की, 1 साल की इंटर्नशिप की, इसमें हमें सैलरी मिलना स्टार्ट हो गई है। तो बस हार्ड वर्क और लेबर कितने टाइम का है? 4.5 साल का। अगर आप इसकी बजाय बायोलॉजी लेकर बीएससी एमएससी करेंगे तब भी आपको 5 साल लगेंगे। इसमें 4.5 के बाद ही पैसा मिलना शुरू हो गया, उसमें 5 साल के बाद, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि उसमें कब से इनकम शुरू होती है और कब से हम कमाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो 4.5 और 1, 4.5 + 1 5.5, देन उसके बाद 3 इयर्स का पीजी, 5.5 + 3 = 8.5, राइट, 8.5। अब ये जो सुपर स्पेशलाइजेशन होते हैं ये कितने टाइम के होते हैं? कहीं कहीं पर एक तरीके से आपने देखा होगा डॉक्टर्स के आगे लिखा होता है FRCS, है ना, ये अलग अलग डिप्लोमास के नाम है सुपर स्पेशलाइजेशन के। कोई 6 मंथ की फेलोशिप्स लेते हैं, कोई 1 ईयर की लेते हैं, डीएम करते हैं तो 2 इयर्स लग जाते हैं, 3 इयर्स लग जाते हैं। तो 8.5 + 3 मैक्सिमम मान लो 11.5, 12 इयर्स में के बाद तो बहुत अच्छी मल्टीपल फोल्ड अर्निंग्स स्टार्ट हो जाती है, जबकि और किसी फील्ड में इतनी जल्दी अर्निंग स्टार्ट नहीं होती है, सब बहुत लंबा लंबा हो जाता है। अगर आपको कहीं पर जॉब नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं सुबह कहीं पर जॉब कर सकते हैं, शाम को अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो सुपर स्पेशलाइजेशन करने के लिए यू आर नोन एज अ रिनोन्ड डॉक्टर, आप बहुत फेमस डॉक्टर हो जाते हो, आपकी एक्सपीरियंस अच्छी हो जाती है। और मेडिसिन में तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरीज बढ़ती जाती हैं। और अगर आपका डायग्नोसिस, आपका पेशेंट से बात करने का तरीका, आपको डिजीजेस से डील करने का तरीका बहुत अच्छा होता है तो यहाँ पर इनकम की कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, कितने साल लग जाते हैं? 10 से 12 साल। लेकिन इनकम कब से शुरू हो जाती है? इनकम शुरू हो जाती है 4.5 साल के बाद ही, राइट। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉप आफ्टर 12th और नॉट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये पता होता है कि नीट की तैयारी जो है वो मेडिकल की तैयारी 12th के बाद होती है। तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिया हुआ है। यहाँ मैं अपने एक स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक बच्चा आया, मैं उसका नाम चेंज कर देता हूँ, उसका नाम रख दिया है मैंने गौरव शर्मा, लेट्स से गौरव शर्मा। वो जब मेरे पास पढ़ने आया था तो वो 3 ड्रॉप ले चुका था, वो 4th ड्रॉप लेने आया था। तो वो जब क्लास में बैठा होता था 50-60 बच्चों में तो वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ख़त्म हो गया था, वो ऊपर भी आंखें उठाकर नहीं देखता था। मैंने उससे पूछा, गौरव वाई डू यू बिहेव लाइक दिस, आप सामने से क्यों नहीं देखते हो? कौन? तो कहता है सर ये मेरा 4था ड्रॉप है और मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, लेकिन मैं हिम्मत करके लिए ड्रॉप लिया है क्योंकि मुझे डॉक्टर ही बनना है। मेहनत की उसने, और अब वो इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है। ही इज इन द फाइनल ईयर ऑफ हिज एमबीबीएस। मैं लास्ट में अपना नंबर छोड़कर जाऊंगा, आप मुझे कॉल करके भी कहेंगे सर आप उस बच्चे से हमारी बात करा दो, तो मैं आपसे उसकी कॉल अरेंज करा दूंगा। वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और जैसे ही वो सेलेक्ट हुआ
4 महीने के बाद मेरी सिटी में वापस आया मिलने के लिए, तो कहता है सर आप सही कहते थे, जब से मैं एम्स में गया हूं तब से मुझे वहां पर किसी एक बंदे ने नहीं पूछा आपने कितने ड्रॉप लिए हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है जब मैं डॉक्टर बनूंगा मेरे आगे लिखा होगा डॉक्टर गौरव शर्मा MBBS फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। इससे फक्र की, इससे प्राउड की क्या बात है। तो ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, इट इज योर विश, इट इज योर इनर वॉइस। हम कभी बच्चों को नहीं कहते आप ड्रॉप लो, अगर आप मेहनत कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने 1 या 2 ड्रॉप लिए हैं और उसके बाद आप सोचते हो कि मैं BSc MSc या कुछ कुछ करके कहीं जाऊंगा, तो इट विल बी अ वेरी लॉन्ग वे, बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा और आपको किसी ना किसी पर अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ड्रॉप लेना या नहीं लेना, इट डिपेंड्स अपॉन योर इनर सेल्फ, योर इनर वॉइस। और मेरे हिसाब से किसी को ये आपके लिए डिसाइड लेने का कोई अधिकार है भी नहीं, ठीक है। तो आप डिसाइड कीजिए आपको डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना है, और फिर उस हिसाब से आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। लेकिन अगर ड्रॉप लें तो ये मान कर लें कि अब मैं इसमें अपना 100% एफर्ट डालूंगा और डॉक्टर बनकर दिखाऊंगा। क्योंकि एक डॉक्टर और एक टीचर 2 प्रोफेशन ऐसे हैं जो कभी खाली नहीं बैठ सकते, उनको तो इनकम होनी ही होनी है, ठीक है। सो ड्रॉप आफ्टर 12th और नॉट, इट सोलली डिपेंड्स अपॉन योर इनर पावर। आप उतना हार्ड वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नाउ अगेन द ऑप्शन सेज BSc MBBS और BSc। यहां पर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट MBBS, द अर्निंग डेफिनेटली, और मैं डेफिनेटली पर अंडरलाइन कर रहा हूं, मतलब जरूरी से, डेफिनेटली स्टार्ट्स just at 4.5 years. But if you are doing BSc, if you are doing graduation, तो आपने BSc की है 3 years, right? प्लस उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा MSc 2 years, नो अर्निंग। खाली MSc आपने करी है, आपको अर्निंग नहीं होगी। इसके साथ आपको या तो 2 इयर्स की करनी पड़ेगी B.Ed, और B.Ed के बाद भी आपको कुछ एग्जाम देने पड़ेंगे, C.Tet P.Tet, तब आपकी टीचर की उसमें जॉब लग जाएगी। अगर आप B.Ed नहीं करते हो तो यू हैव टू डू PhD, और अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से PhD करते हैं तो इट विल टेक अ टाइम ऑफ 5 to 6 years। तो 3 to 5 और to 7, either 7 years और 5 plus 6, 10 to 11 years। और उसके बाद भी सैलरी कितनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इट डिपेंड्स, कोई श्योरिटी नहीं है। रास्ता भी लंबा है, जटिल है। हाँ, PhD करके आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेकिन ये साइंटिस्ट कब बनते हो आप, जब आपको साइंस में कुछ करने का जज्बा हो। कहते हैं ना, साइंटिस्ट वही बनता है जिसको साइंस में इन्वेंशंस और डिस्कवरी का कोई कीड़ा होता है, तब वो साइंटिस्ट बनता है। अगर मन नहीं है, सिर्फ इस रास्ते से बचने के लिए साइंटिस्ट बनना है, तो वो आपको कहीं पर भी नहीं लेके जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेडिकल में सिलेक्शन नीट यूजी में बहुत इजी है, लेकिन बहुत टफ भी नहीं है। वो बिल्कुल हलवा भी नहीं है तो कांटों की धार भी नहीं है। नीट यूजी की तैयारी के लिए आपको सिर्फ पंक्चुअल और ऑनेस्ट होना पड़ेगा, डेली का डेली पढ़ना पड़ेगा, डाउट्स पूछने पड़ेंगे। सो it is easy to prepare for NEET UG in your early age when you have completed your 15 years या 17 years। 10th बोर्ड दिए हैं, 15 साल के हो जाओगे, लाइफ सेट हो जाएगी और आप हो जाओगे स्टेबल। कम एज में, कम टाइम में स्टेबल हो जाओगे और अर्न करना शुरू कर दोगे। अगर अर्न करना शुरू कर दोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा
तो आगे बढ़ते जाओगे और फिर आप कमाते कमाते भी कुछ सुपर स्पेशलाइजेशन की फेलोशिप्स, डिप्लोमास कर सकते हो और वो आपकी सैलरी में आगे ऐड ऑन होती जाएंगी। ठीक है बच्चों, सो दिस वाज द टुडेज लेक्चर या टुडेज वीडियो फॉर मेडिकल एज अ करियर। तो ज्वाइन मी for more such videos, and if you need any counseling, so we provide this counseling absolutely free of cost, and you have to just dial the number which I am giving you over the board, that is 9116 300 300. Or you can also find this number on the website of Rank Plus, and you can download the app of Rank Plus from the Play Store, both Windows and iOS. So students, will meet you with another such video of another career option. Till then, all the best and have a nice day.